धन्यवाद और सभी का आज के इस आफ्टरनून सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। एवरी वन ऑफ यू इज वेलकम। लंच के बाद में थोड़ी बहुत सुस्ती आती है, सुस्ती तो नहीं आ रही है अभी तो खैर वैसे शुरुआत है। तो आप सबका स्वागत करते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हम यहाँ मैसूर की धरती पर, कर्नाटका में जिसको सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है, ऐसे स्थान पर हैं और मैसूर को तो मशहूर होना ही है। मैसूर और मशहूर दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन मशहूर होना है तो ये अभी तो है ही है कलयुग में, और आगे सतयुग त्रेता में भी मशहूर होना ही है, डेफिनेटली होना ही। हमने मैसूर की धरती की एक विशेषता देखी है कि यहाँ बाकी के और सदर्न स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा शांति और ज़्यादा उस तरह का स्वागत महसूस किया है। साफ सुथरापन भी है यहाँ पर, क्योंकि और दूसरे स्टेट में खासतौर से जैसे तमिलनाडु में पानी की निकासी की समस्या होती है तो उतना साफ सुथरा नहीं होता, खासतौर से कोस्टल एरियाज में। लेकिन कर्नाटक में इस तरह की बात नहीं है, यहाँ पानी की निकासी बहुत अच्छी होती है तो साफ सुथरा नजर आता है। क्लाइमेट भी कुल मिलाकर के अच्छा है, तो उस वजह से लोग भी अच्छे हैं। और हमने जो महसूस किया है यहाँ पर, जितना अच्छा स्वागत खातिरी हो रही है, बहुत ही अच्छी, बहुत प्रेम से सभी व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, खाना भी खिलाते हैं, और थोड़ा आगे पीछे भी टाइम का हो जाए तो उस समय भी मुस्कुरा करके सेवा करते हैं। तो सबका दिल से धन्यवाद इस बात के लिए। जो हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से हम देखें, गवर्नमेंट का सेटअप क्या है। तो जो भी हमारा सरकारी सेटअप है उसका कहाँ से लिंक है? वो लिंक है हमारे संविधान से, क्योंकि भारत में आज़ादी के बाद में जो भी व्यवस्था है वो लिखित संविधान के हिसाब से, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो इसमें आर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से। जहाँ से हमारी परंपरा एक तरह से शुरू हुई वो हुई ब्रिटिश साम्राज्य से। उनका अभी भी लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका का लिखित संविधान है और दूसरे देशों का है। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसका उद्भव या मूल या जड़ वो है भारतीय संविधान। और अगर हम भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, वो पहले अडॉप्ट हुई, उसको पहले स्वीकार किया गया। संविधान बाद में लोकसभा के द्वारा पारित करके और स्वीकार किया गया, उससे पहले संविधान सभा ने 1 साल पहले इसको अपने स्तर पर पारित किया था। वो बात है 26 जनवरी 1949 की। तो उसकी उद्देशिका, उसके प्रियम्बल में साफ लिखा है कि हम भारत के लोग, तो उसमें हम भारत के लोग यानी जो भी भारतीय नागरिक है, हर एक व्यक्ति संविधान निर्माता है। पहली मूल बात को तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो यानी हम सभी के सभी संविधान के निर्माताओं में से शामिल हैं, क्योंकि संविधान को चलाना, उसका पालन करना, उसके हिसाब से आगे कार्यों को करना, वो हम सब लोगों के लिए है।
केवल ये नहीं कि जो हमारा राष्ट्रपति जी हैं वही संविधान के रक्षक हैं, लेकिन हम सब भी संविधान के रक्षक हैं। जैसे कि बाबा भी मुरलियों के द्वारा कहता है कि आप सभी बच्चे इस यज्ञ के रक्षक हो, इस यज्ञ के पालक हो, संभालने वाले हो। तो इसी तरह से हर एक नागरिक भारत का जो भी है वो भी भारतीय संविधान का रक्षक, उसका संभालने वाला, उसकी संभाल करने वाला है। तो हम भारत के लोग क्या संविधान दे रहे हैं? भारत को संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, यानी लोकतंत्रात्मक यानी लोगों का, पीपुल्स रिपब्लिक, तो ये लोगों का रिपब्लिक है। उसके हिसाब से आगे फिर उसमें उपासना की, धर्म की, रोजगार की, काम करने की वो सारी समानताएं और अधिकार वो वाली बातें हैं। और उसके बाद में जो आखिर में दिया है और उसमें साथ में धर्मनिरपेक्षता का भी है। और लास्ट में फिर कहते हैं कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यानी अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब ओढ़ना, वी ओन इट, अंगीकृत, अधिनियमित, रेगुलेट भी करते हैं और उसके बाद उसको आत्मार्पित करते हैं, आत्मा को अर्पित करते हैं। अगर आत्मा को अर्पित कर लिया तो फिर उसका उल्लंघन करने का प्रश्न ही नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें हमारे संविधान की, तो हम जो किसी भी अपने सेवा वर्ग के सेवा में जाते करते हैं, तो उस हिसाब से संविधान की चीज़ भी अगर हमें ध्यान हो और हम संविधान की याद भी लोगों को दिलाएं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये तो अपने स्पिरिचुअलिटी का और उसका पालन कराने के लिए आए हैं, उसका ही सिर्फ ये बात करते हैं और किसी की बात नहीं करते हैं। तो हम संविधान की बात कर सकते हैं और संविधान की बात प्रियम्बल से हम कर सकते हैं। तो अगर सबके पास में प्रियम्बल हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी कभी सेवा जाए तो बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है, 100 वर्ड्स के आसपास होंगे अंदाजा, उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उस हिसाब से उस संविधान की बात से ही हम उनको कह सकते हैं आत्मार्पित करने की बात है। भैया इसमें हम जो आपसे बात कर रहे हैं, हम जो भगवान कह रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो संविधान निर्माता हैं उनकी बात कर रहे हैं। संविधान सभा ने जो हमें दिया है उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर ही आगे पूरा, यानी जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का निचोड़ है, सार, वो उसकी मूल भावना है, मूल आत्मा है। उससे ही संविधान के आगे के सारे आर्टिकल्स गवर्नर रेगुलेट होते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल, ये आप अगर कोई भी संविधान की किताब लेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रियम्बल दिया होगा। प्रियम्बल का मतलब है उसकी हिंदी के सादा शब्दों में कहें तो प्रस्तावना, प्रस्तावना, उद्देशिका, जो उसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो है उद्देशिका। अभी जैसे हम बता वहां से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये है संविधान, भारत का संविधान, और उसके नीचे जो लिखा है उद्देशिका, लाल अक्षरों में उद्देशिका, यानी इस संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या उसकी भावना है और क्या इसका आगे
वो तो फिर आगे संविधान में, लेकिन इसका शुरुआती जो चीज़ है प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, यानी जो आगे हम वर्णन करेंगे या जो आगे के हमारे विधान होंगे उसका पहले का प्रस्ताव, शुरुआत, इसको शुरुआत भी कह सकते हैं। तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है इसका प्रियम्बल यानी शुरुआती प्रस्तावना, और उसके हिसाब से ही आगे संविधान की सारी अनुच्छेद यानी उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसमें संशोधन भी बाद में होते रहे हैं। तो हमारी जो शुरुआत है, जो गवर्नेंस है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो उस संविधान के हिसाब से ही है, जिसमें हमारे संविधान का जो सर्वोच्च व्यक्ति है भारत में वो है राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी। जितने भी भारत सरकार के आदेश, ऑर्डिनेंसेस, अधिसूचनाएं, कानून पारित होते हैं, नियम बनते हैं, कोई भी सर्कुलर्स आदि जारी होते हैं, यहाँ तक कि जो इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा होती है उसके बाद में उसमें जो सेवाओं में सिलेक्शन होता है, तो जैसे हमें भी जब हमारा अपॉइंटमेंट लेटर मिला था तो उसमें लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू अपॉइंट यू एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। फिर बाद में वो स्केल और जो वो बाकी की वो सब चीज़ें हैं। और अगर किसी को बर्खास्त भी करते हैं, सेवा से भी निकालते हैं, तो उसमें भी यही लिखते हैं द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू टर्मिनेट योर सर्विसेज, उसमें भी प्लीज दी है। तो जो इस बात से भी हम ये समझ सकते हैं कि जो कानून की भाषा है उसका भी जो मूल है या उसका जहाँ जो जड़ है या बीज है वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता से ही उसका उद्भव, उसका ओरिजिनेशन है। तो इस तरह से उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति जी, उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी, उसके बाद में फिर बाकी के और पदाधिकारीगण हैं, जिसमें राज्यसभा के सभापति जी, उपसभापति जी, लोकसभा के सभापति जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स। ये मंत्रीगण का उस तरह से हो गया, ये भारत सरकार के स्तर पर। और ये हुआ हमारा एक तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका। उसके अंदर ही फिर आता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में भारत सरकार में जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी सीधे प्रधानमंत्री जी के साथ में काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं। He is the chairperson, he or she is the chairperson of cabinet। और
कैबिनेट में आमतौर पर केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स ही भाग लेते हैं, वही अपना ओपिनियन देते हैं, उनके सहमति से ही कोई भी चीज पास होती है। यानी कैबिनेट डिसीजन जिसको कहते हैं, तो कैबिनेट डिसीजन में ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट। उसमें अलग अलग उसका है, जो हमारे इसमें जो रूल है वो टोटल जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके हिसाब से है, तो उसका 10% वो कैबिनेट में वो होना चाहिए। उसमें लेकिन उसमें जो है केवल कैबिनेट का नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो और कम होंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को मिला करके है उस तरह से। हाँ जी, क्या देखिए, वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाता है, और मेरे ख्याल में एक लास्ट में ही हमें भी क्वेश्चन आंसर्स जो आपके डाउट्स हैं या कोई बातें हैं उनको हम बाद में ले सकते हैं। तो पहले जो हम सेटअप को समझ लें, उसके हिसाब से फिर और आगे बढ़े, नहीं तो इसमें थोड़ा आगे डिस्कशंस भी हो सकते हैं। तो उसमें भी होता यह है कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में पार्लियामेंट का गठन होता है, उनको शपथ दिलाई जाती है, और शपथ दिलाने के बाद में जो सबसे बड़ा दल है वो अपना नेता चुनता है, और उस नेता को फिर जो है वो पेश करते हैं अपना प्रस्ताव की हमारे मेंबर्स ने मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, तो राष्ट्रपति जी फिर उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और फिर राष्ट्रपति जी उनको शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री जी के तौर पर, और प्रधानमंत्री के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स, काबीना मंत्रियों को भी शपथ उस हिसाब से दिलाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सेटअप है गवर्नमेंट का, उसमें 4 स्तंभ माने गए हैं एक तरह से गवर्नेंस के हिसाब से, जिसमें से 3 डायरेक्ट तौर पर सरकारी तौर पर काम करते हैं, और जो चौथा पिलर है उसको कहते हैं मीडिया वाला, वो भी चौथा स्तंभ है, वो सरकारी उसके हिसाब से काम नहीं करता, लेकिन जब संविधान में उसको चौथा स्तंभ माना गया है, कानून में, नियम में माना गया है, तो उनके ओपिनियन, उनकी बातों को भी वजन दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। बिना महत्व के उसका भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको भी हम सबके सब महत्व देते हैं, मीडिया कर्मियों को, मीडिया से रिलेटेड जितने भी जो भी, और उसका सब लोग मानते हैं। तो प्रशासन, शासन के तौर पर कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद में अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनके फिर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी, और उसके बाद में फिर विभागाधिकारी और उस तरह से सेक्शन ऑफिसर्स जिनको बोलते हैं, अनुभाग अधिकारी, अलग अलग सेक्शंस के वो होते हैं। तो ये हुआ गवर्नमेंट लेवल पर, यानी इसको कहेंगे शासन के स्तर। शासन के स्तर में ही फिर विभागों के भी अलग अलग स्तर हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर विभागों के जो स्तर हैं वो डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और फिर उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। ये जो शासन है उसके अंग नहीं है, ये प्रशासन के अंग हो गए वहाँ से, ये प्रशासनिक ढांचा, और फिर फील्ड में उनके अलग अलग अधिकारी फिर उसमें होते हैं। इनके वर्किंग के लिए फिर अलग अलग बोर्ड्स वगैरह वो भी बनाए हुए हैं, जैसे पहले इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड था, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड था, अब जब से जीएसटी कर दिया है तो सीजीएसटी के डायरेक्टर्स और
अध्यक्ष बोर्ड के वो हो जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ CGST। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में होता है बोर्ड ऑफ SGST। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हुआ, फिर उनका फील्ड में भी अलग अलग फिर अधिकारी होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप हो गया। इसके साथ साथ ये भी है कि उसमें अंडरटेकिंग्स भी हैं, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी जिनको हम अर्ध सरकारी या निगमित निकाय उस तरह से बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस हैं, और बाकी का जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, ONGC है। ये इस तरह से अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत सरकार। तो उनका भी सेटअप उसी में भारत सरकार के उसमें ही गिना जाता है। वो पूर्ण सरकारी नहीं है, अर्ध सरकारी के तौर पर है, लेकिन वो भी सारे के सारे सरकार के तरह से ही उनकी मान्यता है और उनको अधिकार हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्राधिकार। उसके बाद में आता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्रात्मक ढांचा है उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में फुल फ्लैश्ड विधानसभा होती है, यूनियन टेरिटरीज में फुल फ्लैश्ड विधानसभा नहीं होती है। कुछ में विधानसभा है, कुछ में विधानसभा भी नहीं होती, जो ज़्यादा छोटे यूनियन टेरिटरीज। तो उनके व्यवस्था उस हिसाब से है। तो वहाँ पर जो सर्वोच्च कार्यकर्ता है वो है महामहिम राज्यपाल। हर एक स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल सबसे हायर लेवल उनका माना जाता है, उनकी मदद के लिए, क्योंकि सारा का सारा कारोबार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल के नाम पर होता है, गवर्नर के नाम पर होता है। और उनकी मदद के लिए फिर CM और उनकी कैबिनेट है। इसी तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में PM और उनके मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स में CM और उनके कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स, और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव वाले हम, यानी ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, प्रशासन शासन के लोग। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो हाईएस्ट उस तरह से अधिकारी होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी, जिसको अपने वहाँ की भाषा में उनके अलग अलग जैसे नाम हो सकते हैं। जैसे यूपी में उसको मुख्य सचिव बोलते हैं, तो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स में भी मुख्य सचिव ही बोलते हैं। बाकी का यहाँ कर्नाटका में या केरला में, तमिलनाडु में क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है सबके लिए, चीफ सेक्रेटरी, लेकिन लोकल भाषा के हिसाब से उनके अलग अलग थोड़े नाम हो सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव बोलते हैं, राजस्थान में प्रधान सचिव बोलते हैं। तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनके उस तरह से भाषा का नाम हो सकता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और अब क्योंकि ज़्यादा बढ़ती जा रही है संख्या, तो उसके हिसाब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का जो स्केल है, दर्जा है, वो बराबर का होता है, लेकिन उन बराबर वालों में से जो ज़्यादा दर्जे वाला है वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद में सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद में स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं, कहीं कहीं पर एडिशनल सेक्रेटरी भी उसको बोलते हैं। उसके बाद में फिर जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी का सेक्रेटरी दर्जा है। उसके बाद में फिर अलग अलग अनुभाग अधिकारी और वो भी हैं। और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉर्मली वो डायरेक्टर जनरल, और कहीं पर उसको अध्यक्ष भी बोलते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे बोर्ड का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड।
इसी तरह से चेयरपर्सन CBDT, चेयरपर्सन। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में HOD को अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकते हैं, कहीं पर उनको कमिश्नर बोलते हैं, कहीं पर उनको डायरेक्टर बोलते हैं, तो उस तरह का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सबके सब एक डिपार्टमेंट के हेड हैं जो शासन को मदद करने के लिए एक विभाग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो वो विभाग उस स्टेट में पूरे स्टेट के सारे जिलों सभी के लिए जिम्मेदार होता है। शासन में अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं, मंत्रालय के अंदर एक विभाग से ज़्यादा विभाग भी हो सकते हैं, और फील्ड में फिर उनके अलग अलग HODs हो सकते हैं। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश में लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश रहे, हेडक्वार्टर भले ही उसका कानपुर था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। इसी तरह से कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश, उसका हेडक्वार्टर भी कानपुर है। हम कानपुर में रह करके पूरे स्टेट गवर्नमेंट का काम देखते थे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का और लेबर डिपार्टमेंट का, जब अलग अलग उसमें थे। तो उस हिसाब से इनके ये दर्जे निर्धारित है, और उस डिपार्टमेंट के सारे कामों की जिम्मेदारी फिर इन कमिश्नर्स की, या कहीं पर उसको डायरेक्टर बोलते हैं तो डायरेक्टर की, डायरेक्टर जनरल की। जैसे पुलिस में होता है डायरेक्टर जनरल पुलिस, तो वो होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत DG पुलिस, और उनके साथ में उस विभाग के काम को देखने के लिए ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस में वो उनके भी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई क्राइम का है, कोई इन्वेस्टिगेशन का है, कोई लाइन ऑर्डर का है, कोई प्रोटोकॉल का है, तो वो उस तरह से अलग अलग वो काम अपना देखते हैं। उससे नीचे का जो लेवल है फील्ड में, वो फिर आ जाता है डिविजन्स का और डिस्ट्रिक्ट्स का। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में कमिश्नरी सिस्टम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में कमिश्नरी सिस्टम है। तो कमिश्नरी में क्या है कि एक डिवीजन जहाँ का वो कमिश्नर उसका हेड होता है, उसके अंतर्गत 2 से लेकर के 4, 5, 6 या और ज़्यादा जिले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं डिविजनल कमिश्नर आगरा रहा उत्तर प्रदेश में, तो हमारे अंडर में 7 जिले आते थे। तो 7 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, पुलिस के SSPs और उसके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, इसी तरह से डेवलपमेंट साइड में जितने भी अधिकारी वो सबके सब इनके अंडर में काम करते हैं और उनके डायरेक्शंस पर काम करते हैं। तो फाइनल डिसीजन, कभी कोई बात होती है कोऑर्डिनेशन के, उसके हिसाब से तो वो डिवीजन के लेवल पर डिविजनल कमिश्नर की, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहाँ कहीं पर उनको DC बोलते हैं, कहीं पर उनको कलेक्टर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो वो उसके इनको जो अधिकार दिए गए हैं कोऑर्डिनेशन के भी दिए गए हैं, और जहाँ कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइनल डिसीजन लेने के भी अधिकार दिए गए हैं। फिर उसमें और ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन करने के लिए समितियाँ जैसे बनाई हुई हैं, उन समितियों का अध्यक्ष आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC या कलेक्टर होता है, और डिवीज़न के लेवल पर डिविजनल कमिश्नर होता है। और उसके नीचे फिर आ जाता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न के नीचे तहसील, कहीं पर सदर्न स्टेट्स में और कुछ स्टेट्स में तालुका भी उसको कहते हैं, और उसके नीचे फिर उसमें भी सब तहसील और उस तरह से सेटअप बना हुआ है। और उसमें फिर नायब तहसीलदार के अंदर कानून को, और वो उस तरह से रेवेन्यू इंस्पेक्टर। फिर सबसे नीचे का जो उसमें अधिकारी है रेवेन्यू साइड में, वो होता है पटवारी, यूपी में उसको लेखपाल बोलते हैं, और कहीं पर कुछ और नाम यहाँ डेजिग्नेशन हो सकते हैं। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड उसको संभालते हैं, उसका जिम्मा उनका होता है, और वहाँ से उनके स्तर से वो सबसे निचले स्तर कार्रवाई होती है। फिर डेवलपमेंट साइड, क्योंकि भारत
में बाद में डेवलपमेंट से संबंधित काम बहुत ज़्यादा होने लगे, तो डेवलपमेंट साइड में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत दिए गए हैं और जिला पंचायत को अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पूरे अधिकार दिए गए हैं वहाँ की कार्रवाई के लिए। तो उसके जिला पंचायत का अध्यक्ष, उसके नीचे फिर है ब्लॉक पंचायत, उसके जो हिंदी या अलग अलग भाषाओं में उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ठीक समझने के लिए इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न कम होंगे। हिंदी या लोकल भाषा में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो उसमें ब्लॉक पंचायत के नीचे फिर सबसे निचला स्तर है हमारे इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम के लेवल पर ग्राम पंचायत, कहीं कहीं पर न्याय पंचायतों का सिस्टम भी है, जो एक तरह से जुडिशियल का जो सेटअप है उस तरह के डिसीजंस लेने का उनको अपने न्याय पंचायत के क्षेत्र में अधिकार होता है। और ब्लॉक साइड में बीडीओ अपने अपने ब्लॉक के हेड ऑफिसर यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी हेल्प के लिए एडिशनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, फिर उनके नीचे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, और वो उस तरह से अलग अलग सेटअप अलग अलग स्टेट्स में है, लेकिन वो पंचायत लेवल के ऑफिसर्स उसमें। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे का है, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी उस तरह का सेटअप है, उनके भी फिर अधिकारी होते हैं। तो जैसे अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाईएस्ट लेवल पर होता है चेयरपर्सन इनकम टैक्स का यानी डायरेक्ट टैक्सेस का, और उसके लिए बना हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी, और उसका जो अध्यक्ष है वो चेयरमैन या चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT। तो चेयरपर्सन CBDT वो उसका हेड है पूरे इंडिया के लेवल पर, और उनके नीचे फिर चीफ कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उस तरह से वो सेटअप है। फिर और इसमें सेटअप पे फिर इंस्पेक्टर वगैरह का ये इस तरह का है। तो ये डिपार्टमेंट्स का सेटअप, स्टेट गवर्नमेंट्स का सेटअप, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इस तरह का। तो उसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात क्या रखती है कि इनका एक तरह से जब हम इनको निमंत्रित करते हैं कोई कार्यक्रम में, तो उनको किस तरह से, किसको हम चीफ गेस्ट का, किसको हम स्पेशल गेस्ट का, किसको हम किस तरह से क्या कर जाते हैं, वहाँ हमारे लिए थोड़ा एक समझने की, जानने की बात आती है। तो उस हिसाब से जब कभी भी हम केंद्रीय मंत्री जी को बुलाते हैं तो सबसे ऊंचा दर्जा केंद्रीय मंत्री जी का होता है। आमतौर पर जजेस ऑफ हाई कोर्ट या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कार्यक्रमों में आमतौर पर नहीं जाते। हाँ, हमारे संस्था का जो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की संस्था है तो उसमें फिर भी वो आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जजेस का ये रहता है कि हमें कोई एक संस्था के हिसाब से आइडेंटिफाई कोई कर सकता है और हमारे ऊपर ये एक कंप्लेंट कर सकता है, आरोप लगा सकता है कि इनका जो न्याय है वो निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई इनका मामला यहाँ पे आया तो ये इनके फेवर में दूसरे का अन्याय करते हुए इनके पक्ष में कोई निर्णय न्याय दे सकते हैं। तो इसलिए आमतौर पर वो कम हिस्सा लेते हैं और कम स्टेज पर आकर के बोलते हैं। तो बहुत बार आप लोगों ने कभी बुलाया हो तो हो सकता है आप लोगों को सुनने को ये मिला हो कि नहीं बहन जी हम तो नहीं आएंगे क्योंकि हमें इस तरह का, तो उनको कोई रिटिन इस तरह का आदेश निर्देश या नियम नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि न्याय होना भी चाहिए लेकिन न्याय दिखना भी चाहिए। Justice should not only be done, but
जस्टिस शुड बी सीन ऑल्सो, जस्टिस शुड बी विजिबल ऑल्सो, यानी दिखाई देना भी चाहिए। और जब उस तरह से वो आते हैं तो उनका यही मानना होता है कि हम जब इस तरह से मिक्सअप होंगे तो लोगों में, आम लोगों में भ्रांति हो सकती है, या भ्रांति है नहीं तो कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति फैलाई जा सकती है, इसलिए वो कम आते हैं। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एसएसपी और बाकी के अधिकारियों का प्रश्न है, उनका तो काम ही है जनता से मिलकर के काम करना, सरकार की नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों को, अभियानों को लागू करना और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोगों को उनका फायदा पहुंचाना। इसलिए उनका तो काम ही मिक्सअप होना होता है, इसलिए वो हर एक कार्यक्रम में आते भी हैं, आ भी सकते हैं। बाकी का उनकी अपनी व्यस्तता और दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से तो उस समय हमें देखने की बात होती है। तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमें देखना ये होता है कि डीएम एक तरह से डिस्ट्रिक्ट का सर्वे सर्वा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में तो अभी भी कहीं कहीं पर बहुत से लोग कहते हैं कि अरे साहब डीएम तो अपने जिले का माई बाप है, यानी वो उस तरह का दर्जा उनको देते हैं। और आप तो सब कुछ कर सकते हैं, भले कुछ वो कर सके नहीं कर सके वो अलग बात है। उनको जो पावर्स दिए हैं, जो अलग अलग कानूनों में, नियमों में अथॉरिटी दिए, वो डिसीजन तो उसी हिसाब से लेंगे, कार्रवाई उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन पब्लिक के दिमाग में जो एक बैठा है उसके हिसाब से, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो उसमें विदाउट डाउट हम ये मान सकते हैं, जब कभी कोई फंक्शन में हमें इन्वाइट करना है, डीएम उसमें आ रहा है, एसएसपी भी आ रहा है, एसपी आ रहा है, तो वहाँ पर डीएम को हम चीफ गेस्ट बना सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कहीं कहीं पर जहाँ पर जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज भी वो भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी डीएम के बाद में डिस्ट्रिक्ट जज का, उसके बाद में एसपी, एसएसपी का और बाकी के फिर अधिकारी का होता है। इसी तरह से डीएम और कमिश्नर के असिस्टेंस के लिए या उनको मदद करने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से डिविजन्स में एक से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। कहीं कहीं पर एक एडिशनल कमिश्नर कम से कम होता है, कहीं कहीं पर एक से ज़्यादा 5-6 एडिशनल कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने आगरा में काम किया है तो आगरा में 5-6 एडिशनल कमिश्नर्स। इसी तरह से आगरा में अगर डीएम के लेवल पर बात करें तो 7-8 जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जिनको एडीएम आमतौर पे हम बोलते हैं या एडिशनल कलेक्टर बोलते हैं। तो अलग अलग, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो कम से कम एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है